गुड मॉर्निंग। सो इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी, आज ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी। ओके सी, इससे पहले हम लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन सोसाइटी, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, राइट। पहले हम लोगों ने फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म देखे थे और फिर उसके बाद में बुद्धिज्म का इंडिया की सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिए थे, राइट। आई हैव ऑल्सो अपलोडेड वीडियो, सो जिन लोगों को वो लेक्चर देखना है वो लोग देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड रिलीजन, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसके बाद में फिर एक इस्लाम बाकी है और जैनिज्म है। सो ये जो दो रिलीजन है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी। ओके सी, क्रिश्चियनिटी इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जीसस क्राइस्ट, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज ईसा मसीह। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की फिलॉसफी नहीं पूछेंगे आप लोगों को। क्रिश्चियनिटी के बिलीफ सिस्टम क्या है, किस बिलीफ पे क्रिश्चियनिटी बेसिस है, क्रिश्चियन लोगों की क्या मान्यताएं है, कैसे वो रिलीजन ओरिजिनेट हुआ, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस। डायरेक्ट वो लोग आउटकम पूछेंगे कि क्रिश्चियनिटी का इंपैक्ट क्या हुआ इंडियन सोसाइटी के ऊपर। 150 वर्ड्स में लिखो या 250 वर्ड्स में लिखो, सो डायरेक्ट आउटकम आएगा। ओके सी, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जीसस क्राइस्ट, ऑल्सो नोन एज ईसा मसीह। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर उनके बाद में उनके फॉलोअर्स इंक्रीज होते गए, क्रिश्चियनिटी की ग्रोथ होते गई, है ना। क्रिश्चियंस ऑल्सो बिलीव दैट ही इज अ सन ऑफ अ गॉड, राइट। उसके बाद में फिर वो रिलीजन जो है वो दूसरी जगहों पर स्प्रेड होने लगा। यूरोप में है, इधर वेस्ट में है, ईस्ट में, ये सारी जगहों पर क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होने लगा, राइट। इंडिया में क्रिश्चियनिटी कैसे आया? इट केम इन टू इंडिया थ्रू ट्रेडर्स, इट केम इन टू इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, इट केम इन टू इंडिया थ्रू सेंट्स, जैसे कि सेंट थॉमस बहुत फेमस है ना इंडिया में, है ना। इट इज सेड दैट ही केम इनटू इंडिया इन 52 एडी। सो पोर्चुगीज भी इंडिया में आए, पोर्चुगीज इंडिया में आए, डच लोग इंडिया में आए, पीपल फ्रॉम नेदरलैंड, फ्रेंच लोग भी इंडिया में आए और ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए, राइट। सो पीपल फ्रॉम डच दे केम टू इंडिया, पीपल फ्रॉम पोर्चुगीज दे केम टू इंडिया, पीपल फ्रॉम फ्रेंच ये भी इंडिया में आए और ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी किन कंट्रीज की वजह से इन्फ्लुएंस हुआ? इट इज थ्रू दी ब्रिटिशर्स। क्यों ब्रिटिशर्स की वजह से? बिकॉज वेरी सिंपल, ब्रिटिशर्स वेर दे वर सक्सेसफुल इन स्टैब्लिशिंग द रूल ओवर इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग कि मोर देन 150 ईयर्स दे रूल्ड ओवर इंडिया। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ 1-to-1 कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश पीपल। सो क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स के थ्रू हुआ है। सो उनका जो कल्चर है उस कल्चर ने इंडिया के कल्चर पे भी अपना इन्फ्लुएंस किया, राइट। सो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, पॉलिटिकल लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ, इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इंपैक्ट हुआ। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इज इंपैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन द सोशल लाइफ ऑफ इंडिया। सो सोशल लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ क्रिश्चियनिटी का? कुछ गेस कर सकते हो आप लोग कि क्रिश्चियनिटी का सोशल लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ? द फर्स्ट थिंग इज, नाउ द न्यू फेथ इट वाज अवेलेबल टू द इंडियन पीपल, राइट। न्यू फेथ इट वाज अवेलेबल टू द इंडियन पीपल। सो इससे पहले इंडिया में लोग जैनिज्म फॉलो कर रहे थे, लोग बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे, हिंदुइज्म है इंडिया में, इस्लाम है इंडिया में, और अब ये नए रिलीजन की भी एंट्री हो गई, दैट इज क्रिश्चियनिटी, राइट। सो this Christianity had a greater impact on the people from the lower caste, then tribal people, then people from the backward class. So ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, इसके ऊपर क्रिश्चियनिटी का ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। एक्चुअली ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन के ऊपर बहुत सारे रिलीजन का इम्पैक्ट हुआ थ्रू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट रिलीजन अडेप्ट किए। जैसे कि कुछ लोग जिनका सोशल स्टेटस लो था सोसाइटी में, बुद्धिज्म में पढ़े थे ना हम लोगों ने, सो टू एस्केप वर्ना सिस्टम, तो उनका जो लो सोशल स्टेटस था उसको एस्केप करने के लिए उन लोगों ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बुद्धिज्म उस टाइम इक्वेलिटी की बात करता था। कुछ लोगों ने जैनिज्म एक्सेप्ट किए, कुछ लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किए। सम सूफीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पीपल, सम सेंट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पीपल। कुछ लोगों को अपने ऑक्यूपेशंस के वजह से, जैसा उनका ऑक्यूपेशंस जो था लोअर वर्नास का, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। सो शूद्रा का जो ऑक्यूपेशन था, दैट ऑक्यूपेशन इट वाज कंसीडर्ड एज इंफीरियर इन द सोसाइटी। सो उन लोगों को भी कुछ अपने अंदर ऑक्यूपेशन भी चेंजेस लाने थे, सोशल स्टेटस में भी चेंजेस लाने थे। सो उन लोगों ने दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। लाइक देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई this section of society they move to different religion. There are various reasons.
सो क्रिश्चियनिटी का भी इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है, राइट. So the first impact is that is the new faith, it was available to the Indian people. Second important thing is that because of Christianity there was this growth of new middle class in India. और ये मिडिल क्लास की स्पेशलिटी क्या थी, जैसे कि दे हैड इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन है इनके पास, दे हैड एक्सेस टू एजुकेशन. और फिर उसके बाद में इनमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी आ गए थे. दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्रिश्चियंस के जो फूड हैबिट्स है, क्रिश्चियन का जो ड्रेसिंग पैटर्न है, क्रिश्चियन का डाइनिंग पैटर्न है. तो ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ लोगों में आए. इनके पास बेटर एजुकेशन फैसिलिटी भी है मिशनरीज के थ्रू. सो देयर वाज अ काइंड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन इंडिया. So this was the social impact. Third important thing is that Christianity also influenced social reform movement in India, right? It also influenced social reform movement in India. So modern history में आप लोग पढ़ोगे social reform movement का जो chapter है. So इंडिया के जो political leaders थे, they were very much influenced by the वेस्टर्न एजुकेशन. सो वेस्टर्न एजुकेशन से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने इंडिया की सोसाइटी में रिफॉर्म इनिशिएट किए. इंडिया में कौन से सोशल चैलेंजेस थे उस टाइम पे? सती प्रथा, इट वाज प्रेवलेंट इन इंडिया, राइट. चाइल्ड मैरिज, इट वाज प्रेवलेंट इन इंडिया, राइट. देयर वाज अ बैन ऑन विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज के ऊपर बैन था. देयर वाज अ फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रेवलेंट इन इंडिया. सो इन सब प्रॉब्लम्स से इंडिया की सोसाइटी जूझ रही थी. सो इंडिया के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने रिफॉर्म्स इनिशिएट किए एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न वैल्यूज. सो जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ोगे आप लोग, सर सैयद अहमद खान है, ज्योतिबा फुले है, और भी बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम पे, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन. और उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने इंडिया में ये जो प्रॉब्लम्स थे इसके अगेंस्ट में रिफॉर्म स्टार्ट किए उन्होंने, राइट. और one more important thing is that Britishers, they also supported this reform. Britishers also supported this reform. 1829, 1829 ईयर याद है क्या मॉडर्न हिस्ट्री का? Why this year is important? 1829 याद है कुछ? 1829 what happened in 1829? Lord William Bentinck, he abolished sati in India. So officially he abolished sati in India. So अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि Britishers also supported, initially they also supported reform in India. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1857 के रिवोल्ट होने के बाद में उन्होंने फिर बहुत सारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए. और वन ऑफ द चेंज दैट दे मेड इज दे डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो उनको क्या लगा ब्रिटिशर्स को कि सिंस वी आर इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर द रिवोल्ट. शायद ये इंडिया के लोगों को नहीं पसंद है कि हम उनकी सोशल सिस्टम में इंटरफेयर करें, इसीलिए इनिशियली उन्होंने बैन किया था सती, लेकिन बाद में फिर उसके बाद में दे सेड कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दी अफेयर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. सोसाइटी की बात हो रही है, ओके. एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चेंजेस तो बहुत सारे किए उन्होंने, राइट. सो the point you have to remember here is that Christianity also influenced social reform movement in India. Okay, so the next important point is that is impact on the political life of India. पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया. सो पॉलिटिकल लाइफ पर क्या इंपैक्ट हुआ? न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंटर्ड इनटू इंडिया, राइट. सो द वैल्यूज लाइक सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म है ना, देन वी हैव रैशनलिज्म, देन वी हैव डेमोक्रेसी, देन ह्यूमैनिटेरियनिज्म. सो ये सब वैल्यूज इंडिया में एंटर करने लगी. ह्यूमैनिटेरियनिज्म, राइट, सेक्युलरिज्म, रैशनलिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, देन वी हैव डेमोक्रेसी. सो ये सब पॉलिटिकल वैल्यूज क्रिश्चियनिटी के आने के बाद में इंडिया में ये सब पॉलिटिकल वैल्यूज की ग्रोथ होने लगी. सो सेक्युलरिज्म इट मींस व्हाट कि स्टेट डिफरेंट है और रिलीजन डिफरेंट है, रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा स्टेट में. देन वी हैव रैशनलिज्म. रैशनलिज्म, रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना कि बी रैशनल, है ना, रैशनल रहो, रैशनली डिसीजन लो. इट मींस व्हाट कि कोई भी डिसीजन ले रहे हो या फिर इवन हमारे बिलीफ सिस्टम जो है, सो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, किस डेटा के बेसिस पे हम लोग वो डिसीजन ले रहे, दैट इज रैशनलिटी, है ना. बी रैशनल इट मींस व्हाट कि कोई भी जैसे हम लोग डिसीजन लेते हैं, सो वो डिसीजन दैट मस्ट बी बैक्ड बाय सम रीजन. उसका रीजन रहना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, हम वो बिलीफ, हम वो चीज को क्यों मान रहे, उसके पीछे कुछ लॉजिक रहना चाहिए, कुछ डेटा उसको सपोर्ट करना चाहिए. सो ये सब वैल्यूज इंडिया में एंटर होने लगी. डेमोक्रेसी इट मींस व्हाट कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. सो इससे पहले इंडिया में क्या था? किंगशिप था. अ किंग यूज्ड टू रूल ओवर इंडिया. उसके बाद में हिज सन वुड रूल ओवर इंडिया एंड देन ऐसे ही चलते रहेगा,
राइट, बट स्लोली स्टेडिली, ऑल्दो इंडिया के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया इसके लिए, बट स्लोली स्टेडिली ब्रिटिशर्स had given the political rights to Indian people. 1909 एक्ट पढ़ोगे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, 1919 एक्ट है, 1935, क्या समझ में आता है ये एक्ट पे से, ऑल्दो स्लोली, बट वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए गए। पहले सिर्फ कुछ लोगों तक वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे, फिर उसके बाद में उसको बढ़ाया गया, फिर पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड कास्ट एंड वुमेन दे आल्सो वेर इंक्लूडेड। इट मींस व्हाट, स्लोली स्टेडिली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो लोगों को पॉलिटिकल वैल्यूज भी, पॉलिटिकल एजुकेशन भी मिला ब्रिटिशर्स के थ्रू, राइट। सो यहां पर भी एक पॉलिटिकल लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो एक हो गया जिसमें न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंटर्ड इनटू इंडिया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। ओके, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, इट मीन्स व्हाट, पहले जैसे कि इंडिया में कास्ट पंचायत रहते थे, न्याय पंचायत रहते थे, सो ये लोग कोई डिस्प्यूट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर डिसीजन लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, पुलिस स्टेशन रहेगा, एक यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम रहेगा इंडिया में, और इसके थ्रू कोई भी डिसीजन इंडिया में लिए जाएंगे, राइट। सो देयर वाज दिस यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ब्रिटिशर्स मेड, राइट। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडिया। एक तो नए पॉलिटिकल वैल्यूज की इंडिया में एंट्री हुई, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर वाज दिस यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, सबके लिए एक जैसा रहेगा। कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, कोर्ट्स में ट्रायल होंगे, वहां से डिसीजन दिया जाएगा, पुलिस रहेंगी, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो पुलिस उसको सॉल्व करेंगी। सो ये सब चीजें इंडिया में एस्टेब्लिश की गई, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इज सोशल लाइफ, सेकंड इज पॉलिटिकल लाइफ। नाउ विल सी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। So the third important point is that is impact of Christianity on the economic life of India, right? So first is social life, second is political life, और third है economic life. So economic life के ऊपर क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक लाइफ पर क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट हुआ। सी, इकोनॉमिक लाइफ में क्रिश्चियनिटी brought new lifestyle among the Indians. Okay, first is that is lifestyle changes. It means what, कि जैसे कि क्रिश्चियन लोगों का ड्रेसिंग पैटर्न है ना, क्रिश्चियन लोगों का डाइनिंग हैबिट्स है, सो क्रिश्चियन लोगों का फूड हैबिट्स है, सो इन सब चीज़ों को भी इंडिया के लोग कॉपी करने लगे, है ना। सो ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, इससे इन्फ्लुएंस होकर इंडिया के लोग इसको भी, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको भी फॉलो करने लगे, राइट। जैसे कि जिस तरह के ड्रेस क्रिश्चियंस पहनते हैं, जिस तरह की डाइनिंग हैबिट्स उनकी है, जिस तरह के फूड वो लोग कंज्यूम करते हैं, सो ये सब भी इंडिया के कुछ सेक्शन ऑफ पीपल, सम सेक्शन ऑफ पीपल दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस पैटर्न, राइट। सो जैसे कि इंडिया में न्यू होटल्स इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए, सिनेमा हॉल्स वेयर इस्टेब्लिश्ड एंड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, राइट। द बर्थडे सेलिब्रेशन एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, सो ये सब birthday celebration, new year celebration, so this came to be celebrated on the British model, this came to be celebrated on the British model। आप देख रहे हो कैसे एक कल्चर जो है वो पूरी अपनी इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करता है, फूड हैबिट्स भी लोगों के चेंज होते जा रहे हैं, डाइनिंग पैटर्न, ड्रेसिंग पैटर्न, सो सेलिब्रेट करना है बर्थडे वगैरह, इन सब चीज़ों पर भी क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, राइट। Second important thing is that is Christianity also created a desire in the mind of Indian people to raise the standard of living. लोग चाहते हैं कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाकर क्रिश्चियंस लोगों की तरह करें। इट इज ऑल्सो सेड बाय वन महात्मा गांधी कि सम पीपल आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश कल्चर कि वो लोग चाहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स की तरह अपने डेली हैबिट्स को रखें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज, क्या इंपैक्ट हुआ, थर्ड इंपॉर्टेंट इज दैट इज Christianity also introduced new technological changes in Indian society. So ये technological change से क्या हुआ, technological change से अब यहाँ पर देखो, with the change in technology there was this growth of industries in India. इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने लगी, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होने की वजह से देयर वाज इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड सिटीज, new towns and cities started growing in India, and these new towns and cities started attracting people from the rural areas. टेक्नोलॉजिकल चेंज इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, टेक्नोलॉजिकल चेंज इंट्रोड्यूस होने की वजह से नए फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई इंडिया में, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उस टाउन की भी ग्रोथ हो रही है क्योंकि रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं वहां पर काम करने के लिए, राइट। सो न्यू कमर्शियल सिटीज भी इंडिया में ग्रो होने लगी,
जैसे कि दिल्ली जो है ना, उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन सूरत है, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, ये सब कमर्शियल इंपॉर्टेंट सिटी है क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ज्यादा होता है। दिल्ली का इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था, तो सिटीज का भी अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रहता है। So main thing that you have to understand is with the coming of Christianity, new technological changes were also introduced in India, right? And fourth important aspect is that is कमिंग ऑफ दी फैक्ट्री मेड गुड्स। अब फैक्ट्री सेटअप हो रही है तो फैक्ट्री मेड गुड्स भी बनेंगे, राइट? सो दिस फैक्ट्री मेड गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड दे वेर ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। अब ये फैक्ट्री मेड गुड्स का बेनिफिट भी है लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, राइट? इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट कंज्यूमर को है। नाउ एज अ कंज्यूमर आई हैव मोर चॉइसेस। एक तरफ मेरे पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, दूसरी तरफ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स है। सो आई विल सी कि किसकी क्वालिटी बेटर है, किसका प्राइस लो है। सो एज अ कंज्यूमर आई विल सी कि लो प्राइस में मुझे बेटर क्वालिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? आई हैव अल्टरनेटिव्स। सो दिस फैक्ट्री मेड गुड्स हैव प्रोवाइडेड मोर अल्टरनेटिव टू दी कंज्यूमर। बट इसका डिसएडवांटेज क्या हो रहा है? इसका डिसएडवांटेज क्या है फैक्ट्री मेड गुड्स का? रूरल हैंडीक्राफ्ट जो है ना, वो तो डिक्लाइन होते जाएंगे। हैंडमेड क्राफ्ट्स तो डिक्लाइन होते जाएंगे ना, बिकॉज दे दीज पीपल दे कैन नॉट कम्पीट विद द फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स। ना वो स्ट्रेंथ में कम्पीट कर सकते हैं, ना क्वालिटी में कम्पीट कर सकते हैं, और ना ही प्राइस में कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो बल्क प्रोडक्शन होता है। बल्क प्रोडक्शन होने की वजह से वो लोग कम कॉस्ट में भी सेल कर सकते हैं, बट हैंडमेड प्रोडक्ट्स तो वो लोग बहुत लिमिटेड बनाते हैं। सो यहाँ पर रूरल हैंडीक्राफ्ट जो है वो कंपटीशन फेस करने लगे फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट से। और उसका दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है कि इट हैज आल्सो वीकेंड दी जजमानी सिस्टम। पढ़े थे ना हम लोगों ने जजमानी सिस्टम। व्हाट इज जजमानी सिस्टम, याद है क्या? व्हाट इज जजमानी सिस्टम? डू यू रिमेंबर एनीथिंग रिगार्डिंग जजमानी सिस्टम? वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। सो पढ़े थे हम लोगों ने, एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड द वीडियो ऑन जजमानी सिस्टम। फैक्ट्री मेड गुड्स का जजमानी सिस्टम से क्या रिलेशन है? सी, पहले की सोसाइटी में इंटरकास्ट रिलेशन थे। जजमानी सिस्टम इज व्हाट? इट इज इंटरकास्ट रिलेशन। एक कास्ट दूसरे कास्ट को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रही है, और दूसरे कास्ट जो है वो इस कास्ट को पेमेंट दे रही है या फिर काइंड में रिटर्न कर रही है कुछ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम अ फार्मर, ओके? सो आयरन इम्प्लीमेंट्स मुझे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए लगेंगे, राइट? सो फॉर दिस आई एम डिपेंडेंट ऑन द लोहार फैमिली। सो लोहार फैमिली से मैं आयरन इम्प्लीमेंट्स ले रहा हूँ, और अगर मेरे पास पैसे है, इफ आई हैव मनी सो आई विल पे इन कैश, इफ आई डोंट हैव मनी आई विल पे इन काइंड, है ना? जब हार्वेस्टिंग हो जाएंगी, क्रॉप्स की कटिंग हो जाएंगी, सो आई विल पे इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन। सो एक रिलेशन है हम लोगों में, इंटरडिपेंडेंस है। बट नाउ विद द कमिंग ऑफ फैक्ट्री मेड गुड्स आई हैव अल्टरनेटिव चॉइसेस। तो जो चीजों के लिए पहले मैं लोहार फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट था, सो नाउ दोस थिंग्स आर अवेलेबल रेडीली इन द मार्केट। अब मैं डायरेक्ट मार्केट से वो परचेस कर रहा हूँ। सो हम दोनों का जो रिलेशन था, सो अब वो डिक्लाइन होते जा रहा है, इंटरकास्ट रिलेशन, राइट? सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स। इसका एडवांटेज तो ये है कि कम प्राइस में अब लोगों को प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे, बट इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि इट हैज रूइंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, फर्स्ट थिंग। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट हैज आल्सो वीकेंड द जजमानी सिस्टम इन इंडिया। ओके, सो ये हो गया इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर इंपैक्ट। एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से फैक्ट्रीज की ग्रोथ हुई। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स वेर एंटर्ड इनटू इंडिया। Fourth important is that is impact of Christianity on the language and education. Language and education पर भी Christianity का impact हुआ है ना? So English language, it was this language, it was popular in India. इसमें तो कोई doubt ही नहीं है. With the coming of Britishers and the spread of Christianity, English language became popular in India. English, it was introduced as a medium of instruction in schools and colleges, right? So do you remember the name of this person, Thomas Macaulay? Thomas Macaulay का नाम याद है आपको? Thomas Macaulay, he was very much in favor of introducing English as a medium of instruction in schools. He openly said कि English language is superior language, लैंग्वेज भी सुपीरियर है, और इंग्लिश ब्रिटिशर्स का कल्चर भी सुपीरियर है कंपेयर टू द इंडियन कल्चर, राइट? ही सेड कि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दिस resources we should not provide on giving the education in vernacular languages. He said कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। पढ़ोगे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में थॉमस मैकॉले, कुछ स्टूडेंट्स को तो याद भी होगा ये नाम, थॉमस मैकॉले। सो
this man, he was very much in favor of introducing English as a medium of instruction in schools. और Britishers ने ये किया भी बाद में. Okay, so they opened few English medium schools in India rather than opening the large number of vernacular schools, right? So with the coming of Britishers and the spread of Christianity, English language became popular in India. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. Okay, language and education. और second important impact क्या हुआ language और education के ऊपर, that is Britishers also introduced the formal education in India. Formal education. So पहले इंडिया में जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम रहता था ना, जैसे गुरु शिष्य का रिलेशन है, आश्रम है, मदरसे है, सो ये सब चीजें थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगी. एंड देयर वाज दिस ग्रोथ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया. इट मीन्स व्हाट, कि लोग स्कूल्स और कॉलेजेस जाके एजुकेशन अटेंड करेंगे रादर देन ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन, राइट? सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एंड एजुकेशन. Last important thing is, that is impact of Christianity on the art and culture. Okay, impact of Christianity on art and architecture. So art and architecture पे भी impact हुआ है Christianity का. क्या impact हुआ है? जैसे I have already said कि कोई भी religion जब किसी जगह पर spread होता है, so वो society के हर aspect को influence करता है. जैसे कि बुद्धिज्म में हम लोगों ने पढ़े थे कि with the Buddhism there was this growth of स्तूपा, चैत्य और विहारा, है ना? जैनिज्म आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाए गए जब जैनिज्म की ग्रोथ हुई. इस्लाम के आने से इंडिया में मॉस्क बने, है ना? फोर्ट्स भी इस्लामिक स्टाइल में बने, मकतब्स की ग्रोथ हुई इंडिया में. एंड नाउ विद द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, this new type of architecture, it was introduced in India. Okay, so new type of buildings were constructed and these buildings were classified into three main type. First one is, that is neoclassical type. neoclassical type building है. ओके, सो ये बिल्डिंग की स्पेशलिटी क्या है? दिस बिल्डिंग्स हैज अ लार्ज कॉलम्स इन फ्रंट. सो है ना, लॉन्ग कॉलम्स, इनके कॉलम्स बहुत बड़े बड़े थे. सो इसका एग्जांपल क्या है? इसका जैसे कि टाउन हॉल जो है बॉम्बे का, दिस टाउन हॉल इन बॉम्बे, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द नियो क्लासिकल स्टाइल. ये बिल्डिंग के स्टाइल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट वन इज नियो क्लासिकल स्टाइल, सेकंड इंपॉर्टेंट इज नियो गोथिक टाइप. ओके, सो ये नियो गोथिक में क्या स्पेशलिटी है? नियो गोथिक में देयर वाज अ पिच्ड रूफ. ओके, पिच्ड रूफ. सो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि कुछ चर्चेस है वो इस स्टाइल में बनाए गए, हाई कोर्ट है, सो वो ये वाले स्टाइल में बनाए गए, नियो गोथिक स्टाइल में. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, दैट इज इंडो सेरेसेनिक. इंडो सेरेसेनिक, सो ये तो हाइब्रिड स्टाइल है. दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो सेरेसेनिक. This was the mix of both Indian architecture plus it was also influenced from the Muslim architecture. So जैसे कि इसका एग्जाम्पल है गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया, सो ये आर्किटेक्चर पे इम्पैक्ट हुआ क्रिश्चियनिटी और ब्रिटिशर्स का आने से. सेवरल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड. दिस बिल्डिंग्स वेर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप. न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल बिल्डिंग की स्पेशलिटी क्या है? इसके जो फ्रंट में लॉन्ग कॉलम्स रहेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, दैट इज नियो गोथिक स्टाइल ऑफ बिल्डिंग. सो इसमें पिच्ड टाइप का रूफ था. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडो सेरेसेनिक. सो इट वॉज अ मिक्स ऑफ बोथ इंडियन एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर, राइट? Then new type of painting, it was also introduced into India. न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. और ये पेंटिंग की स्पेशलिटी क्या है? जैसे कि इसमें वाटर कलर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ और शेडिंग्स भी यूज़ हुई इस पेंटिंग में, राइट? सो वाटर कलर का ज़्यादा यूज़ हुआ एंड न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में. जैसे कि उसमें क्या स्पेशलिटी है? एक वाटर कलर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर कलर्स वेर यूज्ड और शेडिंग भी आइडेंटिफाई हुई है ये पेंटिंग में, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सोशल लाइफ में इम्पैक्ट हुआ है क्रिश्चियनिटी का, पॉलिटिकल लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक लाइफ में हम लोगों ने देखे कि लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग चाहते हैं कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करके ब्रिटिशर्स की तरह रखे. न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स की एंट्री हुई. लैंग्वेज में, एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम पॉपुलर. और इसका ये थॉमस मैकॉले का भी आप लोग नाम लिख सकते हो एग्जाम में कि दिस मैन ही वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया, राइट? सो इंग्लिश लैंग्वेज तो पॉपुलर हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है. फॉर्मल एजुकेशन की ग्रोथ हो रही है इंडिया में, ट्रेडिशनल एजुकेशन डिक्लाइन होते जा रहा है और फॉर्मल एजुकेशन की ग्रोथ हो रही है. लोग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके एजुकेशन अटेंड करेंगे, राइट? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में न्यू टाइप ऑफ बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड. नियो क्लासिकल स्टाइल, लॉन्ग कॉलम्स. नियो गोथिक स्टाइल, pitched roof. और third one is Indo Saracenic. It was a mix of both Indian and Muslim architecture, right? So new type of painting it was also introduced in India. उसमें water colors का ज़्यादा यूज हुआ और shadings भी identify हुई है, right? So I hope you have understood the impact of Christianity on
इंडियन सोसाइटी, है ना। इन केस अगर क्वेश्चन आता है आपको, सो आप लोग डायरेक्ट चार्ट बनाओगे, सोशल लिखोगे, सोशल के पॉइंट्स, पॉलिटिकल लिखोगे, पॉलिटिकल पॉइंट्स, इकोनॉमिक लिखोगे, इकोनॉमिक के पॉइंट। सो ऐसे चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि वन बाय वन आप लोग हर एक लाइन बाय लाइन आंसर लिखो, राइट। बट पहले कोई किसी भी चीज को डिटेल में समझ लिया करो, और उसके बाद में फिर उसको चार्ट्स बना सकते हो फिर आप उसका, right. So I hope you have understood this topic. With this I end this lecture and see you in the next class. Thank you very much.